हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आयनिक इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर का बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आज हम यहीं से वापस से देखेंगे। कुछ एक पॉइंट है जो हम दोबारा देख ले, तो दोबारा देख ले तो ही बेटर रहेगा। तो देखो कि हम यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने आपको यह कहा था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी जो है ना, इसको समझने के लिए आप सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पर फोकस करो। डेफिनेशन क्या होती है, तो यहां पर मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के भाई जितने मोल डिसॉल्व होंगे ना, कि 1 लीटर में जितने मोल डिसॉल्व होंगे वही हमारे पास क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होती है। अब देखो कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हमने जो है वो सॉल्यूशन 3 तरीके का बताया था। एक तो होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अपने पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सुपर सैचुरेट। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तो क्या होता है, जिसमें हम गिवन टेंपरेचर पर और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सके, उसको तो हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, फिर सैचुरेटेड, जैसे जैसे आप सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्यूशन जो वो सैचुरेट होता जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट जब आएगा तब आप और ज्यादा सॉल्यूट उसमें नहीं डिसॉल्व कर पाओगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस वाले चैप्टर में हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की ही बात करेंगे, क्योंकि जब सॉल्यूशन सैचुरेट होगा तो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा। ठीक है, तो हमें तो उसी इक्विलिब्रियम की बात करनी है। और अगला था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करने के बाद उसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड करके वापस से सॉल्यूशन को अगर सैचुरेट कर दे तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे। तीनों डेफिनेशन जो है वो मैंने लास्ट क्लास में आपको लिखवा दी है। लास्ट क्लास में एक पॉइंट जो वो अपन ने अधूरा छोड़ा था, आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब देखो कि वो टॉपिक पढ़ने से पहले हम जो है वो देखो आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट पे आएंगे कि पानी में किसी भी सॉल्ट का आयनाइजेशन किस तरीके से होता है, कि पहले डिसोल्यूशन होता है इसके बाद आयनाइजेशन होता है। लेकिन उससे पहले हम सॉल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। यहां तक की बातें हमने कर ली थी, अब जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। देखो जरा के टाइप्स ऑफ सॉल्ट, देखना कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कि ये है भैया सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। अब ध्यान से देखना, 3 तरीके के सॉल्ट होते हैं। एक तो होते हैं जिनको हम बोलते हैं सॉल्युबल सॉल्ट, एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, तीसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। 3 तरीके के हमारे पास सॉल्ट होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल एंड स्पायरिंगली सॉल्युबल। तो स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं, या पहले हम देख लेते हैं सॉल्युबल सॉल्ट किनको बोलते हैं। तो हम यहां पर बोलते हैं सॉल्ट्स विच सॉल्युबिलिटी इज एस विल बी ग्रेटर देन 0.1 मोलर। ठीक है, कि जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो 0.1 मोलर से क्या होती है, ज्यादा होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं या कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास जो NaCl होता है वो इसी कैटेगरी में आता है। KCl हो गया, या इसके अलावा जो वो NaNO3 हो गया। ठीक है, या फिर इसके अलावा हमारे पास जो है वो आप देखो कि KNO3, ठीक है, Na2SO4, these all salts are soluble salt। ये ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीटली सॉल्युबल, लगभग पूरे सॉल्युबल हो जाते हैं। एक लिमिट के बाद में जो है वो सॉल्युबल होना बंद हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो वो अपने पास सॉल्युबल सॉल्ट है। दूसरा स्लाइटली सॉल्युबल, तो भैया इनके केस में जो सॉल्युबिलिटी होगी ना, आप ये मानो कि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू 0.01 मोलर, इससे तो ज्यादा रहेगी लेकिन 0.1 मोलर से कम रहेगी। सॉल्युबिलिटी विल बी ग्रेटर देन 0.01 मोलर बट लेस देन 0.1 मोलर। ठीक है, तो अगर इस रेंज में कहीं पर सॉल्युबिलिटी आ रही है तो उनको हम बोलते हैं स्लाइटली सॉल्युबल। जैसे आप ये समझो कि हमारे पास है AgNO3, ये एक स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट होता है। बेरियम सल्फाइड, ये भी स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट होता है। तीसरी जो कैटेगरी है हमारे पास, ये है स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है ना, ये लेस देन होती है 10⁻⁻2 मोलर या 0.01 से। तो 0.01 से ज्यादा अगर, मतलब 0.01 से भी कम है अगर सॉल्युबिलिटी, मोल पर लीटर से भी कम है, तो इस केस में हम बोलेंगे उसको स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की कैटेगरी में हम रखने वाले हैं।
जैसे आप देखो हमारे पास हो गया पीबीएस, जैसे PbSO4, जैसे AgCl, ठीक है, जैसे AgBr, AgI, ठीक है, फिर जैसे हमारे पास हो गया भैया जी BaSO4, ठीक है, जैसे हो गया BaCrO4, और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के सॉल्ट है जो कि स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो पहली बात तो यह है कि स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻2 मोलर से भी बहुत कम रहेगी। ठीक, अब देखना जरा चलो ठीक है, ये स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो गए, इनकी मोलरिटी या सॉल्युबिलिटी इससे कम होनी है। इस पूरे चैप्टर में हम इसी तरीके के सॉल्ट्स की बात करेंगे, जो स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होंगे ना, हम इनकी ही बात इस चैप्टर में करने वाले हैं। फिर एक चीज और ध्यान में रखनी है, ऑलमोस्ट ऑल स्पायरिंगली soluble salts are strong electrolyte। ठीक है, आपको क्या कंसिडर करना है कि सारे के सारे स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है ना, ऑलमोस्ट सारे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कुछ एक जैसे CuS वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है कई केसेस में, ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम तो ये मान के चलेंगे कि सारे के सारे स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा जो है वो ये इनकी सॉल्युबिलिटी एक से तो बहुत ही कम होती है, क्योंकि मैंने कहा ना 10⁻⁻2 से भी कम है, तो एक से तो बहुत ही कम होगी, एक से तो वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, आपको छोटी ही मिलेगी। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई हो। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 तरीके के सॉल्ट होते हैं। अब देखना जरा, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या पहली बात, क्या अगर सॉल्वेंट आपको ना दे, क्योंकि हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो किसी सॉल्ट को सॉल्युबल करने के लिए या उसको जो है वो डिसॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना किसी न किसी सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट मेंशन नहीं है, तो सॉल्वेंट के तौर पर हम तो क्या काम में लेंगे, पानी ही काम में लेंगे। तो आप ये मान के चलो कि अगला जो टॉपिक है ना, वो हमारा यही है कि आयोनाइजेशन, डिसोल्यूशन एंड आयोनाइजेशन, दोनों एक साथ देखते हैं कि डिसोल्यूशन एंड आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, इन वाटर, कि अगर मेंशन नहीं कर रहा है तो हम तो पानी ही लेंगे। ठीक है, आप देखो कि कोई भी हमारे पास सॉल्ट है, जैसे मान लो AB सॉलिड है, ठीक है, अब इस सॉल्ट को जो है वो आयोनाइज करना है, तो आयोनाइज करने के लिए इसको आपको पहले पानी में मिलाना पड़ेगा। ठीक, तो इसको पानी में मिलाया। अब हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्ट को पानी में मिलाते हो तो वो सॉल्ट अपने कंपोनेंट आयंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे NaCl को पानी में मिलाया, तो अगर आप NaCl को पानी में मिलाओगे तो NaCl Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ब्रेक होने से पहले NaCl जो है ना, वो पहले घुलेगा, NaCl पानी में क्या होगा, डिसॉल्व होगा, और फिर डिसोल्यूशन के बाद में हम बोलेंगे, डिसोल्यूशन के बाद में उसका क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। तो यहां पर आप ये समझो कि AB सॉलिड है, H2O के साथ आपने इसको मिला दिया, तो पहले आप ये मानो कि बनेगा हमारे पास AB एक्वस। ये क्या बना, AB एक्वस। ठीक, अब देखो कि T=0 पर मान लो आपने इसकी C कंसंट्रेशन जो है वो पानी में मिलाई। ठीक है, आपने इसका C अमाउंट या जो भी Y अमाउंट है मान लो, है ना, या Z अमाउंट जो है वो आपने इसका पानी में मिलाया। ठीक, अब Z अमाउंट पानी में मिलाया, मुझे बताओ AB का कितना होगा, 0। रिएक्शन अगर आगे जाती है तो इसको तो हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, दिस इज डिसोल्यूशन, और अगर पीछे आती है तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो 2 प्रोसेस हो गए, डिसोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब देखो क्या T=0 पर Z अमाउंट, क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास हम हमेशा कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि आपने कितना सॉलिड मिलाया। हां, हमें इससे जरूर मतलब होगा कि सॉल्युबिलिटी कितनी है। क्या लेट्स अज्यूम सॉल्युबिलिटी ऑफ AB इन वाटर इज S मोल पर लीटर, है ना। क्या मैंने आपको कहा था कि सॉल्युबिलिटी हम जब भी बात करेंगे तो हमेशा मोल पर लीटर में बात करेंगे। यहां पर मैं ले रहा हूं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AB, है ना, इज S मोल पर लीटर। दिस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ AB इन वाटर। क्लियर है बात। अब देखना कि थोड़ी देर में जब इक्विलिब्रियम आएगा यहां पर, एट इक्विलिब्रियम, तो Z में से मुझे बताओ कितना सॉल्युबल हो गया, S चला गया। Z में से S जो है ना वो घुल चुका है पानी में, तो S घुल चुका है पानी में, तो इसका कितना आएगा, S। ठीक है, इसके 1 से इसका 1 बनता है, तो S से इसका कितना बनेगा, S बनेगा।
आप इसको यूं समझो कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे मान लो हमारे पास कोई सॉल्ट है, जैसे एक कॉमन एग्जांपल हम NaCl का लेते हैं, है ना। हालांकि जो है वो सॉल्युबिलिटी इसकी अलग होती है, लेकिन समझने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो NaCl का जो है ना आप 100 मोल पानी में मिला सकते हो, मैक्सिमम जो है वो 100 मोल आप डिसोल्व कर सकते हो। 100 मोल तक डिसोल्व करोगे तब तक तो पानी आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। अब 100 से ज्यादा जैसे ही आप 101 मोल आपने डिसोल्व कर दिया तो वो जो 1 मोल बचेगा ना, उस 1 मोल की वजह से पानी जो है वो कैसा हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, पानी की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। तो 100 मोल तक तो डिसोल्व कर सकते हो, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई, 100 मोल पर लीटर। ये हमने अजम्पशन ले लिया, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी है 100 मोल पर लीटर। अब मान लो आपने तो इसके 500 मोल मिला दिए, तो मुझे बताओ कि 500 कितने भी मिलाओ, मैक्सिमम डिसॉल्व कितने होने हैं, मैक्सिमम डिसॉल्व तो 100 ही होने हैं। आप 500 मिलाओ, चाहे 101 मिलाओ, चाहे 202 मिलाओ, चाहे 1000 मिलाओ, मैक्सिमम कितने 100 ही डिसॉल्व होंगे, बाकी सारे के सारे जो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे यहां पर जो है आपने मान लो ये Z की जगह तो आप मान लो 500 कि 500 मोल मिलाए, और S की जगह आप मान लो 100 कि 500 में से कितने डिसॉल्व होंगे, 100 ही डिसॉल्व होंगे। तो यहां पर जो डिसॉल्व पार्ट है ना, ये AB एक्वस, दिस AB एक्वस इज डिसॉल्व पार्ट एंड दिस AB सॉलिड इज अनडिसॉल्व पार्ट। तो भैया जैसे ही Z मिलाया तो Z में से मैक्सिमम कितना घुल सकता है, Z में से मैक्सिमम S के इक्वल घुल सकता है, ठीक है। अब बचा कितना, तो अनडिसॉल्व रह गया कितना, Z माइनस S। ये अनडिसॉल्व, ये सॉलिड स्टेट में नीचे जो है प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब देखना नेक्स्ट केस में क्या होगा। अब ये तो डिसोल्यूशन, अब भैया होगा इसका आयनाइजेशन, सेकंड स्टेप में इसका आयनाइजेशन, यानी अब जो हमारा AB एक्वस है ना, AB एक्वस ये अब टूटेगा, क्योंकि हमें पता है, हम ये मान रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अब अल्फा इज इक्वल टू जो इसका कितना 100% है, ठीक है। तो अगर अल्फा 100% है तो ये अब ब्रेक होगा A प्लस एक्वस, और साथ में ये ब्रेक होगा किसमें, B माइनस एक्वस। इस तरीके से ये ब्रेक होगा, ठीक है। क्योंकि ये 100% आयनाइज होगा, हमने सारे के सारे सॉल्ट को कैसा माना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माना है, तो 100% आयनाइज होगा। तो अब सेकंड स्टेप में हम 100% जब भी आयनाइजेशन होता है तो इक्विलिब्रियम नहीं आता है। ये S था, ये जीरो, ये जीरो। अगर 100% आयनाइज होगा तो मुझे बताओ ये तो कितना हो जाएगा थोड़ी देर में, जीरो, क्योंकि ये तो ब्रेक हो चुका है ना भैया। यहां से AB का यहां से कितना आया, S आया। ये मुझे बता दो ये कितना आ गया, S, और ये भी S। ये मेरी बात जो है वो शायद आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। कि अल्फा अगर इसका 100% है तो ये पूरा आयनाइज होगा, कि पहले जो वो NaCl को आपने मिलाया तो पहले बनेगा NaCl एक्वस, अब आगे जो है ना Na प्लस और Cl माइनस में वो क्या होगा, ब्रेक होगा। तो पहले डिसोल्यूशन होता है, फिर इसके बाद में आयोनाइजेशन होता है। दिस प्रोसेस इज आयोनाइजेशन। क्लियर है बात, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर मान लो यही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, ठीक है, इफ AB इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लो अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम क्या कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो AB एक्वस भैया यहां तक तो इसका कितना आएगा, S, ठीक है। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये ब्रेक होगा, A प्लस एक्वस और साथ में B माइनस एक्वस, और वीक के केस में आपको पता है इक्विलिब्रियम भी आएगा। तो अब देखो T इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास जो है वो इसका कितना S आया, ये 0 और ये 0। जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम, तो मैं बोलूंगा S माइनस S अल्फा, कि यार एक में से जितना टूटता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। तो एक में से अल्फा टूटा तो S में से कितना, S अल्फा। ये ठीक वैसा ही है जैसा हम करते आ रहे हैं, C माइनस C अल्फा, वैसा ही। तो इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा S अल्फा, एंड इसका भी कितना आ जाएगा, S अल्फा। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर AB मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हमारे पास A प्लस और B माइनस की कंसंट्रेशन कितनी कितनी होगी, S अल्फा और S अल्फा। लेकिन जो है वो आपको ये ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं होगा, आपको जो है वो इस तरह का केस बना के नहीं देगा। लेकिन अगर दे दे, विशेष करके जेई के बच्चों के लिए अगर ये दे दे तो आपको इस चीज को कंसिडर करना है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको साइड में बता दिया, ठीक है। हम तो सारी कैलकुलेशन जो है ना वो जो भी स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कंसीडर करके बाद में ही सारी कैलकुलेशन हम तो करने वाले हैं। तो यहां पर देखो जरा कि इन दोनों रिएक्शन को मैं कर देता हूं ऐड करूंगा, तो भैया ये AB एक्वस से AB एक्वस क्या हो गया, कैंसिल। नेट रिएक्शन जो है ना हमारे पास ये आएगी, नेट रिएक्शन विल बी लाइक दिस, AB सॉलिड प्लस H2O इज कन्वर्टिंग इनटू A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस। देख लो जरा कि नेट रिएक्शन ये आएगी।
अब भाई इस रिएक्शन में आप देखो कि कौन सी चीज क्या है। इस रिएक्शन में ये तो हमने लिया था Z, ये पहले था 0 और ये 0, t इक्वल टू 0 पर एट इक्विलिब्रियम ये हो गया Z माइनस एस, इसका आया कितना S और इसका भी कितना आया S। ये लो जी, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया इस रिएक्शन के लिए। क्लियर है। अब देखो कि यहां पर अगर इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूंगा तो इसके लिए मैं कैसे लिखूंगा, देखना जरा कि K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AB। लेकिन AB तो कैसा है, AB तो सॉलिड है, तो सॉलिड का एक्टिव मास तो हमें कितना लेना है, 1 लेना है, क्योंकि ये तो हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू A प्लस और ये आया B माइनस। ठीक है, और इसका K इक्विलिब्रियम जो है इसको हम बोल देते हैं KSP। ठीक, और KSP जो होता है इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, ये KSP का नाम होता है। तो KSP यहां पर जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जो हम सॉल्युबिलिटी को कंसीडर करते हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलेंगे। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। फिर देखना जरा क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है ये, दिस इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इट्स वैल्यू विल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर and its value will be independent of concentration। ठीक है, तो भैया ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है केवल, क्योंकि हमें पता है दुनिया के सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है केवल किस पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। और टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं तो आप ये समझना कि भाई वैल्यू जो है वो कंसंट्रेशन, आप A प्लस B माइनस की कंसंट्रेशन कुछ भी कर दो, KSP की वैल्यू चेंज नहीं होगी। याद करो मैंने कहा था इस चैप्टर में टोटल जो है वो मेजरली 5 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आते हैं, KA, KB, KW, KH और KSP। ये पांचवा है मेजर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हमने क्या बोल दिया, KSP बोल दिया। ठीक है, अब ये जो था ना, ये हमारे पास AB टाइप का सॉल्ट था। यहां पर आप जो वो हेडिंग लगाने ना, सबसे पहले फॉर AB टाइप सॉल्ट, AB टाइप सॉल्ट। तो AB टाइप सॉल्ट के लिए जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन KSP का ये आया, KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस। अब से हम किसी भी तरीके का सॉल्ट ले, हम डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, हम जो बार बार जो ये काम नहीं करेंगे, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया है। समझ गए बात को। अब देखो जरा कि अगर मैं A प्लस और B माइनस की वैल्यू रखूंगा यहां पर, तो KSP, मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पर A प्लस कितना है, इक्विलिब्रियम पर A प्लस तो है S, B माइनस भी कितना है S, तो KSP का एक्सप्रेशन आएगा कितना, S स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ KSP। ठीक है, फॉर दिस टाइप्स ऑफ सॉल्ट। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखना कि नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, वो हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तो हमारे पास आया सबसे पहला AB टाइप का सॉल्ट। मान लो और कोई अलग सॉल्ट है, ठीक है, इसको तो मैं मिटा देता हूं। तो KSP के बारे में आपने जो हो देख लिया कि KSP क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो है ना अपने पास सेकंड, मान लो इसी तरीके का कोई सॉल्ट लेते हैं, सेकंड 4A2B टाइप सॉल्ट। ठीक है, अब देखो कि A2B टाइप के सॉल्ट के लिए जो है वो आपको क्या करना, कोई भी A2B टाइप का सॉल्ट है ना, जैसे आप समझो कि हमारे पास इसी को ले लेते हैं A2B। अभी एक जनरलाइज फॉर्म भी हम इसके लिए बना लेंगे। तो पानी में मिलाया, मान लो ये सॉलिड था, पानी में मिलाया, मुझे बताओ किस तरीके से ब्रेक होगा।
ये अब ऐसे ब्रेक होगा कि भाई 2a+ एक्वस और साथ में b-2 एक्वस। ठीक है, क्या सॉल्ट जो होता है ना, जैसे ऐसे ही तो बनाते हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा a+ हो गया और ये b-2 हो गया, तो इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, तभी तो बनेगा A2B। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पर टोटल चार्ज जो हो दोनों पर इक्वल होना चाहिए, इस पर प्लस का दो तो इस पर माइनस का दो, तो इसके लिए मैंने यहां पर कितना लगा दिया, 2 लगा दिया, क्योंकि नंबर ऑफ A इज 2। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम तो वही कैलकुलेशन करते हैं, वही KSP वगैरह हमें एक्सप्रेशन लिखना है इसके लिए भी। तो आप देखो कि t = 0 पर मान लो इसके z मोल मिलाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये 0 और ये 0। थोड़ी देर बाद में एट इक्विलिब्रियम मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो Z में से आप कितने भी मिलाओ, कितना सॉल्युबल होना है, कितना जाना है, S ही जाना है, तो Z में से चला गया कितना S, इसके 1 से इसका कितना बना 2, तो S से इसका कितना बनेगा 2S, इसके 1 से इसका कितना बना 1, तो इसके S से इसका कितना बनेगा S। क्लियर है बात? तो अब इसके लिए मैं KSP का एक्सप्रेशन कैसे लिखूं, कंसंट्रेशन ऑफ A+ का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ B-2, जो आप करते आ रहे हो, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते आ रहे हो ठीक वैसे ही लिखना है। तो KSP का एक्सप्रेशन देखना, ये तो A+2 तो कितना है इक्विलिब्रियम पर 2S, तो 2S का स्क्वायर, और B-2 कितना है, ये है भैया S, तो 2S का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये ओवरऑल आ जाएगा 4S³। दिस इज द वैल्यू ऑफ KSP। ठीक है, ये आ गई KSP की वैल्यू। क्लियर है बात? फिर एक और देखो, यहां पर तीसरा सॉल्ट हम लेते हैं, मान लो आपको तीसरा सॉल्ट दे दिया 4A2B3 टाइप सॉल्ट, कोई इस तरीके का सॉल्ट है, तो इसके लिए भी आपको जो इसी तरीके का एक्सप्रेशन बनाना है। मुझे बताओ, देखो A2B3 है, सॉलिड है, पानी में मिलाऊंगा, इसका आयोनाइजेशन किस तरीके से होगा, सोचो जरा। तो आयोनाइजेशन जो है वो अब इसका इस तरीके से होगा, 2 तो बनेंगे A+3 एक्वस और 3 मिलेंगे B-2 एक्वस। देख लो जरा, टोटल चार्ज जो हो दोनों पर इक्वल होना चाहिए, इधर प्लस का 6 है, इधर टोटल चार्ज माइनस का 6 है। इसी तरीके से आयोनाइजेशन होता है। अब देखना t = 0 पर, ये तो है हमारे पास, इसका तो Z ले लो, और ये 0 और ये भी कितना 0, दोनों 0 0। अब कितने भी लो भैया, मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है, जितनी इसकी सॉल्युबिलिटी है, या तो क्वेश्चन में मिलेगी या फिर क्वेश्चन में पूछेगा, एक ही काम हो सकता है। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा Z-S, इसके 1 से इसका 2 बना तो S से इसका कितना बनेगा 2S, इसके 1 से इसका 3 बना तो S से इसका कितना बनेगा 3S। ये लो जी, ऐसा ही होगा। अब मैं इसके लिए जो KSP का एक्सप्रेशन बताऊं ना कैसे लिखूं, कंसंट्रेशन ऑफ A+3 की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ B-2 की पावर कितनी 3। देख लो जरा, इसका KSP हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर है बात? अब देखो कि KSP = A+3, ये कितना 2S का स्क्वायर, और B-2 ये आ जाएगा 3S का क्यूब, वैल्यू रख दो, 4S² 27S की पावर कितनी 3, चेक कर दो जरा, और 27 4 जा 108 और S की पावर कितनी 5। ये इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन आया। ध्यान दो जरा, इन सारे इक्वेशन में, सारे एक्सप्रेशंस में दो चीजें हैं, एक तो है KSP, दूसरा है S। दो ही चीजें हैं सब में, एक तो KSP है और दूसरा क्या है S। दोनों में से कोई एक चीज आपको पूछेगा और दूसरी चीज आपको कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास कोई भी A2B3 टाइप का सॉल्ट। अब मान लो एक जनरलाइज फॉर्म ले लेते हैं, मान लो हमारे पास AXBY टाइप का सॉल्ट है, तो उसके लिए हम किस तरीके से एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, एक जनरलाइज फॉर्म ले लेते हैं, है ना, क्योंकि सॉल्ट तो किसी भी तरीके का हो सकता है। देखना, चाहे कैसा भी सॉल्ट आए, आपको तो जो है ना हर एक सॉल्ट के लिए ये KSP का एक्सप्रेशन जो है वो लिखना आना ही चाहिए। ठीक है, देखो फॉर ए जनरल सॉल्ट AXBY। ठीक है, ध्यान से देखना कि कोई हमारे पास एक जनरल सॉल्ट है AXBY टाइप का, और उसके लिए हमें सेम टू सेम KSP का एक्सप्रेशन बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे KSP का एक्सप्रेशन। पहले तो AXBY ये सॉलिड है, पानी में मिलाया, अब सोच समझ के बता दो ये किस तरीके से आयोनाइज होगा। बहुत ही सिंपल सा काम, ये कुछ इस तरीके से आयोनाइज होगा। देखना जरा कि ये जो है ना B के पैरों में, ये तो है A की वैलेंसी,
और ए के पैरों में जो है वो है बी की वैलेंसी। किसी भी कंपाउंड को, किसी भी आयनिक कंपाउंड को लिखने के लिए जनरल रूल ये होता है कि इस तरफ जो होता है वो केटाइन है, इस तरफ जो होता है वो एनाइन है। तो पहले तो ये टूटेगा a प्लस वाई और b माइनस एक्स, एक केटाइन एक एनाइन, और दोनों एक्वस फॉर्म में रहेंगे क्योंकि पहले डिसोल्यूशन होगा बाद में आयनाइजेशन होगा। ठीक है, फिर देखो चार्ज को बैलेंस करते हैं तो नंबर ऑफ ए इज एक्स, सो नंबर ऑफ ए इज एक्स एंड नंबर ऑफ बी इज वाई। चलो ठीक है, ये हो गया। t इज इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन है सी छोड़ो z ले लेते हैं, कितने भी ले लो, मैक्सिमम डिसॉल्व तो कितना होना है, s ही होना है। तो ये 0 और ये 0, थोड़ी देर में जब इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम, ये हो गया z माइनस कितना s। ठीक है, इसके एक से इसका x बनता है तो इसका बनेगा xs, इसके एक से इसका y बनता है तो इसका बनेगा कितना ys। क्लियर है बात? चलो ठीक है, इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन मुझे बताओ कैसे लिखूं। कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस वाई की पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस x की पावर कितनी y, ऐसे लिखूंगा। ठीक है, वैल्यू रखो KSP इज इक्वल टू A प्लस वाई कितना है, A प्लस वाई इज XS की पावर, ध्यान से देखना, XS की पावर कितनी x। ठीक है, तो A प्लस वाई की वैल्यू रख दी तो पावर कितनी है x, b माइनस एक्स की वैल्यू रखो कितना 4s की पावर कितनी y। चेक कर लेना, इसको जो है वो हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो KSP इज इक्वल टू, ये आया x की पावर x, यहां से क्या मिलेगा y की पावर y, और यहां से s की पावर आ जाएगा कितना x प्लस y। चेक करो जरा, यही होगा। बस किसी भी तरीके के सॉल्ट के लिए, कोई भी सॉल्ट हो, आपको जो है वो यही चीज ध्यान में रखनी है। अगर KSP का डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखना है, ये वाला एक्सप्रेशन तो हम लिख ही लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल वैसा ही तो है। तो ये एक्सप्रेशन तो हम लिख लेंगे, लेकिन ये लिखे बगैर डायरेक्टली अगर आपको पता करना है KSP का एक्सप्रेशन s की टर्म में, तो आप एक ही काम करोगे, आप कुछ भी करके x और y की वैल्यू चेक कर लो। और मैं अगर x और y की वैल्यू चेक करूंगा ना, तो भैया वहां से जो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रख दो, x की पावर x, y की पावर y, और s की पावर आ जाएगी x प्लस y। डायरेक्टली इसमें रखो, डायरेक्टली जो वो KSP की वैल्यू आ जाएगी। फिर इनमें से s और KSP दो ही चीज अननोन है, जो भी चीज आपको पूछी है वो चीज हम यहां से आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखना जरा कि यहां से कई बार जो इसको ऐसे भी लिख देता है कि जैसे s की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं KSP डिवाइड बाय x की पावर x और y की पावर y। देखो जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल, मैंने क्या किया है, s की वैल्यू निकाल ली, इसको नीचे ले जाओ भैया, यहां से जो है पावर हटाऊंगा तो s इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी आ गया KSP डिवाइड बाय x की पावर x, y की पावर y, और इसकी पावर आ गई 1 बाय x प्लस y। देखो डायरेक्टली जो, कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेता आपको कि फॉर AXBY टाइप सॉल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो सॉल्युबिलिटी होती है KSP डिवाइड बाय x की पावर x, y की पावर y, और 1 अपॉन x की पावर 1 अपॉन x प्लस y, है ना। ये कहां से आया, ये इसी से तो बना है, कोई अलग काम नहीं किया है ना। तो ये एक तरीके से हमारे पास जो है वो KSP का एक्सप्रेशन है। जैसे कुछ जनरलाइज सॉल्ट्स लेते हैं हम, उनके लिए आपको सेम टू सेम यही काम करना है, यही एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसको जो है वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम लिखते हैं ना, वो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर इस पर क्वेश्चन भी हम करेंगे, वो और भी ठीक रहेगा। देखो, क्वेश्चन इज assuming that all given salts are sparingly soluble, ठीक है, all given salts are sparingly soluble, then write the expression of KSP if
solubility of salts in water is S मोल पर लीटर। ठीक है, कि आपको मैं कुछ सॉल्ट दे रहा हूं, उन सब के लिए आपको KSP का एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, जैसे एक तो मैंने AgCl पहले ये दे दिया, बहुत ही सिंपल सा काम है, AgI। ठीक है, सिंपल से है, पहले आपको जो है ये काम करना ही है भैया, कोई ऑप्शन नहीं है, हर एक सॉल्ट के लिए लिखना है और दोनों वैल्यू लिखनी है। आप कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान सा काम है, बिल्कुल मेरे भाई आसान ही है, चीज़ें मुश्किल होती नहीं है, हम कुछ चीज़ों को जो है मुश्किल बना देते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको दे दिया K4FeCN6, अब ये स्पायरिंगली सॉल्युबल है या नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको तो इतना ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में दिया है स्पायरिंगली सॉल्युबल है, मानना है तो मानना है। ठीक है, जैसे आपको दे दिया, इन सब के लिए आपको यही काम करना है। ठीक है, चेक करो, देखो चलो एक बार इनके लिए हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। आपको KSP का एक्सप्रेशन लिखना है, तो जनरलाइज फॉर्म ये कहती है KSP के लिए, है ना, या हम डायरेक्टली यहीं पर लिख लेते हैं। देखो ये कैसे ब्रेक होगा, Ag प्लस और Cl माइनस में, तो इसके लिए KSP मैं ऐसे लिखूंगा, पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ठीक है, इस तरीके से इसके लिए हम KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे। दूसरा इसी के लिए KSP, ठीक है, मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो मैंने कहा कि इसके लिए x की वैल्यू कितनी है 1 और इसके लिए y की वैल्यू भी कितनी है 1, क्योंकि क्या कहा था अभी ax by, तो इसके लिए मैंने कहा कि KSP क्या आता है, x की पावर x यानी 1 की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर y और s की पावर कितनी x प्लस y, तो इसका KSP जो है वो हमारे पास आ जाएगा s स्क्वायर। ये काम आपको इन सब के लिए करना है, एक तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है, एक आपको ये एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, इसके लिए भी सेम टू सेम, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू भी 1। KSP में लिखूंगा कैसे टूटेगा ये, a प्लस और i माइनस में, और वैसे देखो तो KSP की वैल्यू आएगी कितनी, s स्क्वायर। ठीक है, यहां चेक करते हैं, इसके लिए भी ध्यान दो जरा, कैसे ब्रेक होगा ये ऐसे ब्रेक होगा, Ba प्लस 2 और SO4 माइनस 2, कि जो x होता है ना, x होता है नंबर ऑफ कैटाइन और y जो है वो होता है नंबर ऑफ एनाइन, है ना। तो यहां पर ये मत सोच लेना सर x की वैल्यू तो समझ में आ गई लेकिन y की वैल्यू तो 4 है, 4 नहीं है। मुझे बताओ कि ये जब आयोनाइज होगा तो कितने एनाइन मिलेंगे, कितने सल्फेट मिलेंगे, एक ही मिलेगा ना, तो वो y है, और कितने बेरियम मिलेंगे, एक ही मिलेगा ना, तो वो y है। तो यहां पर जो इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन तो मैं ऐसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ba प्लस 2 और कंसंट्रेशन ऑफ SO4 माइनस 2, या फिर आप KSP ऐसे लिखोगे, क्योंकि x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो KSP आ जाएगा कितना, s स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां चेक करते हैं, अब यहां पर देखना, मुझे बताओ ये जब आयोनाइज होगा तो कितने तो कैटाइन मिलेंगे, 4 K4 मिलेंगे, और एनाइन कितने मिलेंगे, एनाइन जो है वो आपको एक ही मिलेगा। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है। मुझे बताना KSP का एक्सप्रेशन कैसे आएगा। KSP का एक्सप्रेशन ऐसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ K प्लस की पावर 4, क्योंकि K प्लस कितने हैं, 4 है ना, कि आप जो इक्विलिब्रियम बनाओ 4K प्लस प्लस FeCN6 माइनस 4, इस तरीके से, तो जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप इसके लिए करोगे तो हमें जो है वो ये वैल्यू मिलेगी CN6 माइनस 4। ठीक है, देख लो, तो KSP अगर मैं लिखूंगा तो ये आएगा भैया 4 की पावर 4, 1 की पावर 1 और S की पावर कितना हो जाएगा 5, 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो ये जितना भी आता है 256 आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। तो अपने पास KSP आ गया ये। इसके लिए देखते हैं, मुझे बताना कैसे ब्रेक होगा। ये ऐसे ब्रेक होगा 2Al प्लस 3, 3SO4 माइनस 2। तो x की वैल्यू तो 2 है, नंबर ऑफ कैटाइन इज 2, एंड y की वैल्यू कितनी है 3 है, नंबर ऑफ एनाइंस आर 4। तो यहां पर मैं लिखूंगा KSP, तो ये आ जाएगा Al प्लस 3 की पावर कितनी 2, SO4 माइनस 2 की पावर कितनी 3। ठीक है, ये हमारे पास KSP आएगा। और अगर मैं लिखूंगा तो KSP इज इक्वल टू ये आ जाएगा भैया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना 4, 3 की पावर 3 कितना आ गया 27 आ गया। ठीक है,
और यहां पर जो है वो s की पावर आ जाएगा कितना 5, तो ये आ जाएगा 108 और s की पावर कितनी 5, ये इसके लिए होगा। Al एल्यूमिनियम फॉस्फेट है ना ये, तो कैसे ब्रेक होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा Al+3 और साथ में PO4-3, x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी कितनी है 1 है। तो यहां पर मैं पहले तो इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन लिखता हूं, तो कंसंट्रेशन ऑफ Al+3 और कंसंट्रेशन ऑफ PO4-3, देख लो जरा ऐसा ही होगा। फिर देखो कि KSP इज इक्वल टू यहां पर ये आ जाएगा कितना s², क्योंकि x भी 1 है और y भी कितना है 1 है। इसके लिए चेक करते हैं भैया, इसका बहुत ही ध्यान में रखना, इसको नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं, नेस्लर रिएजेंट K2HgI4, ठीक है। और ये इस तरीके से ब्रेक होता है, दो तो K+ और साथ में ये कॉम्प्लेक्स होता है HgI4-2, ये ऐसे ब्रेक होता है। तो इसके लिए अगर KSP का एक्सप्रेशन आपको लिखना है तो KSP में ऐसे लिखूंगा K+ की कंसंट्रेशन का पावर 2 और यहां आएगा HgI4-2 की पावर कितनी 1, है ना। x की वैल्यू, नंबर ऑफ कैटाइंस आर 2 एंड नंबर ऑफ एनाइन इज 1, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी 1, तो KSP हमारे पास आ जाएगा 4s³, ये इसके लिए KSP रहेगा। Hg2Cl2 इसको हम बोलते हैं कैलोमल, ठीक है, और ये अलग तरीके से आयोनाइज होता है, ये इस तरीके से आयोनाइज होता है Hg2+2, ये दोनों एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। और यहां पर जो है वो आपको मिलेगा एक तरीके से 2Cl-, ये इस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है। तो इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन जो है ना, मैं कुछ यू लिखूंगा Hg2+2, है ना, और साथ में यहां पर आ जाएगा Cl- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, नंबर ऑफ कैटाइन इज 1, सो वैल्यू ऑफ x इज 1, नंबर ऑफ एनाइंस आर 2, तो वैल्यू ऑफ y इज 2, ठीक है। तो यहां पर जो KSP अगर मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा 4s³, ठीक है। HgCl2 ऐसे ब्रेक होगा Hg+2 और 2Cl-, ठीक। तो इसके लिए KSP अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Hg+2 कंसंट्रेशन ऑफ Cl- का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ऐसा ही होगा। फिर KSP अगर मैं यहां पर लिखूंगा तो ये होगा 4s³, s के टर्म में। बेरियम डाइक्रोमेट BaCr2O7, ये जो है वो कुछ इस तरीके से आयोनाइज होता है, इस तरीके से ब्रेक होता है Ba+2 और Cr2O7-2, देख लो जरा, है ना। KSP का एक्सप्रेशन में कैसे लिखूंगा, KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2 और कंसंट्रेशन ऑफ Cr2O7-2, देख लो। और वैसे देखें तो KSP इज इक्वल टू आएगा s², ठीक है। तो ये है भैया हमारे पास किसी भी तरीके का सॉल्ट हो, आपको ये सारे एक्सप्रेशन जो है वो लिखने आने ही चाहिए, ठीक है, तभी अपनी बात बनेगी। जैसे मान लो PBS, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि अक्सर आपको देखने को मिलेगा। PBS सीधा सा काम, PBS कैसे ब्रेक होगा Pb+2 और s-2 में, तो इसका KSP जो आएगा ये आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 और कंसंट्रेशन ऑफ s-2, देख लो जरा, ऐसे ही होगा KSP। तो वैसे देखो तो KSP आ जाएगा कितना s²। तो देखो कोई भी स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो, कैसा भी सॉल्ट आए, अगर वहां पर KSP लिखने की जरूरत पड़ जाए या KSP के एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ जाए तो मेरे ख्याल से आप जो है वो आसानी से लिख लोगे, ठीक है। अब देखना क्या सॉल्युबिलिटी और KSP से न्यूमेरिकल्स कैसे बनता है, कि एक तो डायरेक्टली आपको पूछ लेगा कि भाई KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा, है ना, या फिर न्यूमेरिकल बना के दे सकता है। देखिएगा न्यूमेरिकल्स भी यहां से पूछता है और जेई और नीट दोनों के लिए ही ये चीज, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, देखना जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, कि इफ solubility of AgBr is 1.88 ग्राम पर 100 ml, इसको ऐसे लिख देता हूं, ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। देन कैलकुलेट
द पॉसिबल वैल्यू ऑफ KSP फॉर AgBr। देखो जी, पहले हम सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, नॉर्मल से, है ना, फिर इसके बाद में जो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्या करोगे, इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन लिखोगे कि AgBr है ना, तो AgBr ऐसे ब्रेक होगा, Ag प्लस और Br माइनस में, इस तरीके से ब्रेक होगा। चलो ठीक है, अब जो है वो इसके लिए KSP, क्योंकि हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ कैटाइन इज 1, नंबर ऑफ एनाइन इज ऑल्सो 1, देन वैल्यू ऑफ X एंड Y आर 1, तो दोनों की वैल्यू 1 है, तो KSP हम लिखेंगे X की पावर X, ठीक है, और Y की पावर Y, और S की पावर कितनी हो जाएगी, X प्लस Y, तो ये आ गया S स्क्वायर, KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, ठीक है। अब देखना, क्या मैंने कहा था कि जब भी हम किसी क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी लेंगे ना, ये सॉल्युबिलिटी हमेशा मोल पर लीटर में ही होनी चाहिए। तो पहले आपको जो सॉल्युबिलिटी दे रखी है, ये दे रखी है 1.88 ग्राम पर 100 ml, ये तो भैया पर 100 ml में दे रखी है, आपको तो मोल पर लीटर में कैलकुलेट करनी है। तो एक काम करता हूं, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू होता क्या है, सॉल्युबिलिटी होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अगर मान लो ml में है तो ऊपर लगा दो कितना, 1000, तो सीधा सा काम कि सॉल्युबिलिटी हमारे पास कितना 1.88 इंटू 1000, मोलर मास इसका होता है 188, इंटू वॉल्यूम जो है वो कितना पर 100 ml, ऐसा ही है। ये तो हुआ कैंसिल, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 10 टाइम्स, तो सॉल्युबिलिटी आ गई 10⁻⁻1, ये आ गई मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर। हालांकि ये जो है वो इसके अकॉर्डिंग इंस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो पूछा है, जो भी डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यही आंसर बताएंगे। तो द वैल्यू ऑफ KSP विल बी 10⁻⁻1 का स्क्वायर एंड द वैल्यू विल बी 10⁻⁻2, यही अपना क्या है, आंसर है। सिंपल सा काम, यही काम करना आपको सब में, ठीक है ना। और देखो जरा, देखो कि आपको ये बोला है कि इफ KSP ऑफ MgCl2, ठीक है, कि आपको जो है वो MgCl2 के KSP की वैल्यू दे रखी है, और ये वैल्यू है अपने पास इज 8 इंटू 10⁻⁻12, देन calculate the Cl minus ion concentration in its saturated solution। तो आपको इसके लिए जो है वो एक तरीके से Cl माइनस कंसंट्रेशन बतानी है सेचुरेटेड सॉल्यूशन में। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, देखो जरा, क्या मुझे बताओ MgCl2 कैसे ब्रेक होगा। पहले तो इसको ब्रेक करना है। देखना कि आपको सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे, कैसा भी क्वेश्चन दे, सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, आयोनाइज करोगे, उसको ब्रेक करोगे, ठीक है, कर लिया। X और Y की वैल्यू पता करो, तो X नंबर ऑफ कैटाइन इज 1 एंड नंबर ऑफ एनाइंस आर 2, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि KSP इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 और S की पावर हो गया कितना 3, तो KSP आपको दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁻12 और ये आ जाएगा कितना 4s³। ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो मेरे पास s³ इक्वल टू आ गया 2 इंटू 10⁻12। देख लो जरा, s³ की वैल्यू यही आएगी। अब यहां से एक क्यूब उठा लेता हूं, तो मेरे पास s की वैल्यू आ गई 2 की पावर 1/3 और यहां इंटू 10⁻12 है ना, तो ये आ जाएगा 10⁻⁴ मोलर या मोल पर लीटर। ये तो हमारे पास आ गई सॉल्युबिलिटी। आप चाहो तो 2 की पावर 1/3 को लॉग लेके सॉल्व कर सकते हो, हम ऐसा ही रहने देते हैं, है ना। फिर देखो जरा, कि आपको तो पूछा है कि यार Cl माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो आप इसको देखो, इक्विलिब्रियम लिखो, MgCl2 सॉलिड, भैया जी पानी में मिलाया तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, Mg+2 एक्वस बनेगा और साथ में 2Cl माइनस एक्वस बनेगा, ठीक है। T=0 पर मान लो इसके जो भी Z मोल आपने मिलाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये 0 रहेगा और ये 0 रहेगा। थोड़ी देर में जब इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम
ये Z माइनस कितना हो गया S, क्योंकि मैक्सिमम उतना ही डिसॉल्व होगा जितने की इसकी सॉल्युबिलिटी है। ये आ जाएगा S और ये कितना आएगा 2S। ध्यान से देखो कि इसके एक से इसका 1 बन रहा है तो इसका S बना, इसके एक से इसका 2 बन रहा है, 2 बन रहा है तो इसके S से इसका कितना बनेगा 2S बनेगा। तो मुझे बता दो कि इक्विलिब्रियम पर इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में Cl माइनस कंसंट्रेशन है कितनी 2S। तो यहां पर मैं लिखूंगा, देखो ये वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 की पावर 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 4, और ये 1 हो गया, ये जो है वो अपने पास कितना हो गया 1/3 हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास जो है वो कितनी वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो 2 की पावर 4/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो जरा। कई बार जो आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन की पीएच भी पूछ लेता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर कि नीट के बच्चों के लिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखना क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट द pH of saturated solution, calculate the pH of saturated solution of MgOH2 if Ksp of MgOH2, ठीक है, is 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, ये आपको इसका KSP दे रखा है और आपको इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन की पीएच पूछ रखी है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो जैसा कंसेप्ट बोलता है हम तो वैसा वैसा करते जाते हैं। आप एक काम करो, इसके लिए सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर लो पहले, तो फिर आप OH माइनस कंसंट्रेशन, इससे क्या मिलेगा आपको OH ही मिलेगा। तो मैं ये काम कर रहा हूं कि अच्छा, जब तक आपको मेंशन नहीं करे ना, आपको तो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग ही मानना है। MgOH2 को हमने अब तक वीक कंसिडर किया है, लेकिन अगर मेंशन नहीं कर रहा है यहां पर स्पेशली, तो हम इसको कैसा मानेंगे, स्ट्रॉन्ग ही मानेंगे। तो आप ये देखना कि किस तरीके से आयोनाइज होगा ये, है ना। तो MgOH2 ये ऐसे टूटेगा, Mg+2 और 2OH माइनस ऐसे टूटेगा। x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 2। तो इसका KSP का एक्सप्रेशन क्या आएगा, वही 4s क्यूब। तो s निकाल लेते हैं, KSP इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, 10 टू द पावर माइनस 14 इज इक्वल टू 4s क्यूब। तो 4s क्यूब इज इक्वल टू s को ऐसा लिख सकता हूं 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। तो s क्यूब इज इक्वल टू ये आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। तो s इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 की पावर कितनी 1/3। तो s इक्वल टू ये तो कितना आ जाएगा 2 इंटू ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5। दिस इज सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी आया है। अब आप देखो कि MgOH2 में इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। तो मेरे भाई MgOH2 मान लो सॉलिड है, पानी में आपने मिलाया, जैसे पानी में मिलाऊंगा तो ये Mg+2 और साथ में 2OH माइनस, ये इस तरीके से आयोनाइज होगा। तो T इज इक्वल टू 0 पर इसका Z मान लो आपने मिलाया, ये दोनों 0। थोड़ी देर बाद में एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा Z माइनस कितना S, क्योंकि कितना भी मिलाओ मैक्सिमम कितना डिसॉल्व होगा जितनी की उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, और ये S और ये कितना 2S। ध्यान से देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आई 2S आई, कि जो भी इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें फाइनल OH माइनस कितना आया 2S। खत्म बात। S की वैल्यू है हमारे पास, OH माइनस हम निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। यहां से POH ये आ जाएगा 5 माइनस लॉग 4। तो POH की वैल्यू आ गई कितनी 4.4। दिस इज POH एंड pH इज 14 माइनस 4.4। तो pH विल बी 9.6। ये लो जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी pH की। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकता है जिसमें कि आपको क्या पूछ ले, pH पूछ ले। ठीक है, और देखना जरा कि क्वेश्चन जो है वो कैसे आएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन में लेता हूं, ठीक है, और अक्सर जो है वो लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि जब भी माइनर में आता है तो आप इसमें स्लिम मिस्टेक करोगे क्वेश्चन में। देखो कैसे,
क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ solubility of sparingly soluble salts AB, AB2, A2B3 and A3B3, ठीक है, A3B3 is same, then what will be the order of KSP of given salts? ठीक है, देखो बहुत ही सीधा सा काम है कि आपको जो 4 या 3 अलग अलग स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दे रखे हैं और बोल रखा है इन सब की सॉल्युबिलिटी तो कैसी है, सेम है, ठीक है। और आपको जो केएसपी का ऑर्डर पूछ रखा है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं कि एक तो सॉल्ट है AB, एक AB2, A2B3, A3B3 टाइप कोई इस तरह के सॉल्ट है। एक्स और वाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू ऑल्सो 1, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू ऑल्सो 3, ठीक है। केएसपी अगर मैं लिखूंगा तो केएसपी आ जाएगा एस स्क्वायर, यहां आप देखो केएसपी आएगा 4s क्यूब, यहां पर आप देखोगे केएसपी आएगा हमारे पास 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो 108, एस की पावर कितना 5, और यहां पर आप देखोगे केएसपी 3 की पावर 3 27, अगेन 27, और एस की पावर कितनी आ जाएगी 3 + 3 6, ठीक है। अब देखने पर आपको बोला है कि भैया सॉल्युबिलिटी तो सबकी सेम है, तो एस की वैल्यू तो सेम है, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा कौन सा है, ये है। लेकिन ध्यान रखना कि केएसपी सीक्वेंस, केएसपी ऑर्डर हमारे पास ये रहेगा कि केएसपी ऑफ AB ये सबसे ज्यादा होगा, केएसपी ऑफ AB2, फिर हमारे पास आएगा केएसपी ऑफ A2B3, और फिर हमारे पास आएगा केएसपी ऑफ A3B3। ये ऑर्डर आएगा। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, ये सबसे ज्यादा आपको दिख नहीं रहा है, सबसे ज्यादा है। मेरे भाई सबसे ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान में ये रखना है कि 4 स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, मैंने आपको ये कहा एस की वैल्यू जो है ना 0.01 मोल पर लीटर से क्या होती है, कम होती है, 1 से कम है। और एस की वैल्यू अगर 1 से कम है, आप देखो इन सब के लिए एस की वैल्यू आप 10⁻² भी ले लो, चलो सबके लिए 10⁻² ले ली, तो 10⁻² लोगे तो ये 10⁻⁴, ये जो है 10⁻�6, 10⁻10, और ये हो गया 10⁻12। तो देखो जरा लगातार जैसे जैसे पावर बढ़ रही है ना, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू की पावर बढ़ती है तो वैल्यू डिक्रीज होती है। तो क्योंकि ये चीज अंडरस्टूड है कि स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए हमेशा जो वैल्यू है ना सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी है वो 0.01 से क्या रहेगी, कम ही रहेगी, 1 से हमेशा छोटी रहेगी। और 1 से छोटी वैल्यू पर जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे वैसे वैसे जो वो सॉल्युबिलिटी लगातार डिक्रीज होगी, केएसपी लगातार क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आज के बाद में इस तरह का क्वेश्चन जब आए, वो क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आप कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो भैया देखो इसी पर हम 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसको क्लास को आज खत्म करेंगे। मतलब यह है कि आज की क्लास खत्म करेंगे, है ना। टॉपिक नीट के बच्चों के लिए अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा भैया, ठीक है। बाकी जेई के बच्चों के लिए अभी जो कुछ क्लासेस और लगेगी, लेकिन ये टॉपिक जो है नीट के बच्चों के लिए नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आप समझो जरा कि जैसे एक क्वेश्चन है कि आपको ये बोला है कि इफ KSP ऑफ HgSO4 इज 6.4 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। कई बार KSP की यूनिट भी पूछ लेता है, तो इसके लिए यूनिट हमारे पास आएगी मोलर स्क्वायर, ठीक है। कि भाई कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन, जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट तो कुछ आता नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यूनिट भी इसकी बता देंगे, ठीक है। देन कैलकुलेट
द सॉल्युबिलिटी ऑफ HgSO4 इन पर मीटर क्यूब सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको सॉल्युबिलिटी बतानी है लेकिन पर मीटर क्यूब में बतानी है। पर मीटर क्यूब का मतलब पर 1000 लीटर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि इसके लिए अगर हम लिखेंगे ना KSP का एक्सप्रेशन HgSO4, मुझे बताओ HgSO4 कैसे ब्रेक होता है? Hg+2 और SO4 -2 में ब्रेक होता है। X की वैल्यू 1 है, Y की वैल्यू भी कितनी है? 1 है। तो इसका KSP मैं लिखूंगा कैसे? S²। ठीक है, तो आप देखो KSP S² = 64 × 10⁻⁻6 कर दो, तो S की वैल्यू आ जाएगी √64 × 10⁻⁻6 यानी कि 8 × 10⁻³ मोल पर लीटर। अब ध्यान से देखो कि सॉल्युबिलिटी इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये तो कितनी हो गई? 8 × 10⁻³ मोल। तो अब आपको पर मीटर क्यूब पूछा है ना, पर मीटर क्यूब यानी कि 1000 लीटर में, तो सॉल्युबिलिटी इन 1000 लीटर सॉल्यूशन, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 × 10⁻³ × 1000, तो ये आ जाएगा 8 मोल पर मीटर क्यूब। कि भाई 1000 लीटर यानी 1 मीटर क्यूब में कितने? 8 मोल आएंगे। ठीक है, बस सिंपल सा काम, जिस भी यूनिट में पूछे वो यूनिट आप कन्वर्ट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, देखना जरा कि सीधा सा काम है। क्वेश्चन का डेटा एक बार मैं चेक कर लेता हूं। जैसे आपको ये बोला है कि इफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl is 10⁻10 मोलर स्क्वायर। ठीक है, देन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व। ठीक है, 14.35 मिलीग्राम ऑफ AgCl। ध्यान से देखना जरा कि अगर आपको जो है वो इतना मिलीग्राम AgCl डिसॉल्व करना है पानी में, तो कितना पानी चाहिए आपको मीटर क्यूब में। ठीक है, पहले तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए सॉल्युबिलिटी निकालते हैं। वही काम क्या AgCl है ना, तो AgCl कैसे ब्रेक होगा? Ag+ और Cl- में। X की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 1, तो वही KSP = आएगा S²। पहले सॉल्युबिलिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी, और सॉल्युबिलिटी आएगी मोल पर लीटर में। ठीक है, तो S की वैल्यू आ गई √KSP, यानी S = आया 10⁻⁵ मोल पर लीटर। कहने का मतलब है इसके 10⁻⁵ मोल को डिसॉल्व करने के लिए आपको 1 लीटर की जरूरत है ना। इसको मैं यूं लिखूंगा कि 1 लीटर वाटर या 4 डिसोल्यूशन ऑफ 10⁻⁵ मोल्स। ठीक है, 1 लीटर वाटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कि 10⁻⁵ को डिसॉल्व करने के लिए आपको कितना? 1 लीटर पानी चाहिए। अब इसी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो आपको कितने मोल डिसॉल्व करने हैं, तो 143 यानी 14.35 मिली 10⁻³ हो गया, डिवाइड बाय इसको 143.5 से क्या कर दूंगा एक तरीके से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास मोल आ गए। कहने का मतलब आपको पानी में इतने मोल डिसॉल्व करने हैं, तो ये आ गए हमारे पास 10⁻⁴। आपको पानी में इतने मोल डिसॉल्व करने हैं, तो मुझे बताओ, देखो 10⁻⁵ मोल को डिसॉल्व करने के लिए 1 लीटर पानी की जरूरत है। तो मुझे बताना कि 1 मोल को डिसॉल्व करने के लिए आपको कितना लीटर पानी चाहिए? 1/10⁻⁵ लीटर चाहिए। और इसके लिए जो है आपको 10⁻⁴ मोल डिसॉल्व करना है, तो इसके लिए कितना लीटर पानी चाहिए? 1/10⁻⁵ इंटू 10⁻⁴, यानी कि 10 लीटर पानी आपको चाहिए। और भाई 10 लीटर है तो इसको आपको किस में बदलना है? मीटर क्यूब में बदलना है। तो इसको डिवाइड कर दो, किससे? 1000 से डिवाइड कर दो। तो 1000 से जो वो अगर इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 मीटर क्यूब। तो 0.01 मीटर क्यूब, ये लो जी, हमें जो वो इतना पानी चाहिए अगर आप जो इसका 14.35 मिलीग्राम अगर डिसॉल्व करना चाहते हो तो। ठीक है, तो भैया ये थे हमारे पास KSP पर क्वेश्चंस, है ना।
ध्यान ये रखना है केवल दो ही चीजें अपने पास होगी, एक तो केएसपी होगा, दूसरा सॉल्युबिलिटी। इनसे क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, या केएसपी देके सॉल्युबिलिटी पूछ लेगा, सॉल्युबिलिटी देके केएसपी पूछ लेगा, सॉल्युबिलिटी की अलग अलग यूनिट्स में जो है वो आपको आंसर पूछ लेगा, है ना, पीएच से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेगा। तो बहुत ही आसान सा काम है। मैंने जो भी क्वेश्चन आपको करवाए, ठीक है, उनको आप ध्यान से देखना, एक बार दोबारा ट्राई करने की कोशिश करना, आपकी जो भी रेस्पेक्टिव मॉड्यूल या बुक जो भी सॉल्व कर रहे हो आप वो करने की कोशिश करना। और कोई भी डाउट आए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आप वो चैनल ज्वाइन करो, और जो भी आपका डाउट है मैं जल्दी से जल्दी जो डाउट आपको भेजने की कोशिश करूंगा, आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इस पर जो है वो एनसीईआरटी में जितनी भी चीजें लगभग जो है मैंने आपको सारी यहां पर कवर करवा दी है। और फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एनसीईआरटी किसी भी लाइन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को भेज सकते हैं। और भैया देखो जरा कि इसके बाद हम नेक्स्ट जो है अगली क्लास में नीट के बच्चों के लिए ये टॉपिक खत्म कर देंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। इसमें नीट में एक ही टॉपिक आता है अब इसके आगे कि भैया एक तो कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन कि प्रेसिपिटेट कब बनेगा, दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये दो टॉपिक नीट के बच्चों के लिए बाकी है। बाकी जेई के बच्चों के लिए हमें अभी और क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, तो धीरे धीरे हम सारा सिलेबस छुड़वाएंगे, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज हम स्किप नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और बाकी वही बात कि आपको जो इसको इतना शेयर करना है खूब शेयर करो कि भाई जल्दी से जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है वो इसका बेनिफिट मिल पाए। भैया केमिस्ट्री की वजह से मेरा टारगेट है कि केमिस्ट्री की वजह से किसी भी बच्चे का सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खूब पढ़े खूब बढ़े। थैंक यू।